अस्सलाम वालेकुम जी। नाउ चैप्टर 15 की एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। आज हम तो पहले मरहले में शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें जनाब, क्या है कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्या जो ईएमएफ इंड्यूस होती है क्या वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है और इस फार्मूले में कहीं पे रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है और अक्रॉस द कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो इसमें रेजिस्टेंस का रोल नहीं है। दूसरा हिस्सा इसका, डज द इंड्यूस्ड करंट, क्या इंड्यूस होने वाला करंट, देखें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये फार्मूला आ गया जिसमें करंट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है। तो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर रेजिस्टेंस कम होगी कंडक्टर की तो करंट ज्यादा गुजरेगा, करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस चेंज करने से ईएमएफ चेंज नहीं होती। हाँ, इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे अभी बात हुई है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम इंड्यूस होगा और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन देखें जनाब, स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है जी ऐसे, तो ये लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इस तरह से। कैसे कि नॉर्मल टू द लूप, ये इस लूप पर नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इज ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें, मेरा स्टेटमेंट देख लूँ फिर गौर से। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? ये देखिए ऐसे मूव कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो चेंज हो ही नहीं रही, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि ये मूवमेंट तो हो रही है लेकिन वी बी एल साइन थीटा, थीटा तो जनाब आली ज़ीरो है। जब साइन ज़ीरो ज़ीरो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और दूसरा फॉर्मूला देखें ईएमएफ का, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जनाब माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल थ्रू द लूप। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली नहीं आएगी तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। उसके बाद जनाब अली चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जनाब अली क्या कहता है, देखें जी, लाइट मेटालिक रिंग, ये जनाब अली रिंग है कोई और ये मैग्नेट के ऊपर ऐसे फेंका जाता है। बुक में डायग्राम भी बनी हुई है कि नॉर्थ पोल ऊपर है मैग्नेट का और साउथ पोल नीचे है। तो जब आप इस रिंग को नीचे को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? अगर होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो आइए जनाब अली देखते हैं। जब आप इस रिंग को नीचे को फेंकेंगे, देखें ये मैग्नेट है तो इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जनाब ऐसे ऐसे। तो ये रिंग जैसे जैसे मैग्नेट के करीब आएगा इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, मगर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा। और जब इस रिंग में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जब करंट इंड्यूस होगा तो वो करंट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। अब वो कैसे अपोज करेगा? रिंग में जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफे को रोकेगा, अपोज करेगा। और अपोज कैसे किया जा सकता है कि रिंग को नीचे ना आने दिया जाए, ऊपर को धक्का मारा जाए। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा रिंग में वो ऐसे होगा, ऐसे करके ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब आप देखें करंट कैसे होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बने, करंट मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे तो करंट ऐसे व्यूइंग फ्रॉम अबव, ऊपर से देखें तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे है जनाब अली, ठीक है जी, क्लॉकवाइज होगा ये ऐसे करके।
ये ऊपर से ऐसे करके ऊपर से तो नहीं रहेगा, तो आपने अपना राइट हैंड ऐसे करके ऊपर से देखना, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे करके, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यही क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे भी आता है। तो ये रिंग वैसे आप नीचे फेंके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका जी एक्सेलरेशन से नीचे को मूव करेगा, लेकिन नीचे ऐसे मैग्नेट रख देंगे तो ये ऊपर को रिपेल करेगा, उसे अपोज करेगा। नतीजा क्या होगा कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसका जी से कम हो जाएगा जब ये रिंग इस तरह से मूव करेगा। तो जनाब ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो चौथे क्वेश्चन में जनाब डायग्राम बुक पे ही बनी हुई है, मैंने भी यहाँ पे बना दी है। क्या कह रहे हैं जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर आर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो कब, जब इसमें स्विच ऑन किया जाएगा। तो देखें जी सिचुएशन आपके सामने है, कॉइल्स की आपने लूप ध्यान से बनाने हैं जी। तो जनाब स्विच ऑन कर दिया, अब करंट किधर को जाएगा जरा गौर से देखें, पॉजिटिव टर्मिनल से अवे ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके करंट इधर को जाएगा ऐसे करके। तो जनाब जब करंट ऐसे गुजरेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, या ब्लू कलर से देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई है। स्विच ऑन करेंगे करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, फ्लक्स ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जब सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन ये करंट जो इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। तो ये कैसे अपोज करेगा, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से बनेगा कि उसे ज्यादा नहीं होने देगा, उसे अपोज करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, तो करंट होगा कॉइल में ऐसे। अब ये और से देखें ऐसे, तो यहां से ऊपर जाएगा ऐसे करता 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 यहां से आएगा नीचे। तो रेजिस्टेंस में करंट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या आप ए बी का नाम दे लें, फ्रॉम ए टू बी। दो दफा डायग्राम बनाना पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको, पहली बना ली है अब दूसरी बनाते हैं जी। पार्ट बी में स्विच ओपन किया जाता है, ओपन मतलब ऑफ। पार्ट वन में हमने स्विच क्लोज यानी ऑन किया था, अब ओपन यानी ऑफ। जो ही स्विच ऑफ करेंगे, ओपन कर दिया आपने इसको, देखिए खोल दिया, करंट कम होने लगेगा। यहाँ करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन कम हो रहा है, तो जब करंट कम होने लगेगा मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा, सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होने लगेगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगी, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अब जो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा ये अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है। चेंज क्या है, कम हो रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, ये इसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ज्यादा कैसे करेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैदा होगा। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, एरो लगा के ये डायग्राम बनाएंगे आप पार्ट बी में। तो मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे है, करंट होगा ऐसे, देखें जरा गौर से मेरी लेफ्ट हैंड की मूवमेंट को, ऐसे ऐसे। तो अब रजिस्टर में करंट होगा बी से ए, यानी फ्रॉम राइट से लेफ्ट, ये करंट इंड्यूस होगा जी। अब दोनों डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है जी, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है क्या वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करती है? नहीं, डिक्रीज नहीं करना उसका मकसद, वो इंक्रीज भी कर देती है, वो अपोज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली को अपोज करती है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश करेगी अपने करंट की वजह से, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो कम करने की कोशिश करेगी, कम हो रहा है तो उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगी, हमेशा अपोज किया जाएगा। उसको अपोज करना मकसद है, इंक्रीज या डिक्रीज करना उसका मकसद नहीं है जी। छठा शॉर्ट क्वेश्चन देखें जनाब, क्या कह रहा है जी, डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे बनाना है। ये जनाब सिलेंडर है, ऊपर जाके जरा बारीक हो जाता है, यहाँ पे कॉपर का रिंग रखा हुआ है और ये कॉइल है। ये देखें, ये कुछ पीछे वाला हिस्सा जो वायर का नजर नहीं आ रहा वो नहीं बनाया गया, ये ऐसे करके ऐसे करके। तो जब स्विच ऑन होगा तो करंट कैसे गुजरेगा, ऐसे, ठीक है जी। तो सवाल क्या है, व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज किया जाएगा यानी ऑन किया जाएगा तो क्या होगा जनाब, करंट एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो मेटालिक रिंग, ये जो मेटल का रिंग है अपवर्ड जंप करेगा, क्यों, पहले इस सवाल का जवाब देख लें। देखें जी, ये कोर है, ठीक। अब
ये रिंग सेकेंडरी कॉइल के तौर पे काम कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज है दोनों के दरमियान। जो ही आप स्विच क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, करंट गुजरेगा, करंट 0 से मैक्सिमम होगा, करंट में तब्दीली आएगी, फ्लक्स में तब्दीली आएगी, फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ ये अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, ये इसे अपोज करेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये देखिए ऐसे है, ये करंट ऐसे है, ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे नीचे को, ये साउथ पोल होगा, इसका साउथ पोल नीचे को बनेगा, दोनों साउथ पोल रिपेल करेंगे, ऊपर चला जाएगा, ये अपवर्ड जंप करेगा। जवाब इसका हो गया कि क्यों जंप करेगा, ये अपोज कर रहा है उस चेंज को जिसकी वजह से ये पैदा हुआ। तो डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स्ड, अगर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए तब क्या होगा। चलें फिर देख लेते हैं, पहले यहाँ पॉजिटिव था, अब हमने इधर नेगेटिव कर दिया, अब क्या होगा, अब करंट होगा ए ऐसे ऐसे, तो इस कॉइल का नॉर्थ पोल बनेगा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब जब करंट ज़्यादा होगा, इसमें पैदा होने वाला करंट, इंड्यूस्ड करंट, इसको कम करने की कोशिश करेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका नॉर्थ पोल नीचे होगा, फिर अपोज करेगा। बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने पर भी रिंग अपवर्ड ही जंप करेगा। इसके अपोजिट कब होगा, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने की बजाय जब स्विच ऑफ करेंगे, जब ये सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि जब स्विच ऑफ करेंगे करंट कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फिर इसका फ्लक्स इसे एड देगा, सपोर्ट करेगा, फिर अगर इसका नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल बनेगा, फिर रिंग अपवर्ड जंप करने की बजाय क्लोज होगा, नीचे को दबेगा, इसकी तरफ आएगा स्विच ऑफ करने पर। स्विच ऑन करने पर, क्लोज करने पर हमेशा रिंग जंप ही करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। तो ये जनाब छठा हो गया। अब आगे चलते हैं जी। हाँ जी जनाब आली, तो देखें सूरत हाल क्या है, डायग्राम हमें दी हुई है, ये वाई एक्स है, ये जी एक्स है, एक्स एक्स ऐसे है, ये असल में ऐसे है, एक्स एक्सेस ऐसे है जी, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है। तो सवाल क्या है जनाब कि 3 ऑफ द पॉसिबल एक्सिस, एक कॉइल है हमारे पास, ये कॉइल फर्ज कर लेते हैं जनाब, ये कॉइल हम रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन जी, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जी एक्सिस, हमने रोटेट करना है इस कॉइल को। तो किस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस होगी, सीधी सी बात है, जिस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस होगी उस वक्त अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी। जनाब क्वाड रखी हुई है, ये हमें डायग्राम में बताया हुआ है बुक में, क्वाड रखी है ऐसे, यहीं पे पड़े पड़े रोटेट करना है। देखें अबाउट जी एक्स रोटेट करते हैं, ये जी एक्स है, अबाउट जी एक्स है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अबाउट वाई एक्स रोटेट करें, वाई एक्स ये है, पॉइंट रखा है, इसके गिर्द रोटेट करें ऐसे, तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं, ऐसे जितना फ्लक्स है ऐसे भी उतना ही फ्लक्स है। तो अबाउट जी एक्स रोटेट करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अबाउट एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस जी, ऐसे करके इसके गिर्द रोटेट करें, कैसे, ऐसे देखें, अब फ्लक्स कम था ज़्यादा हो गया, कम है ज़्यादा हो गया, तो अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करने पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है खातिनों हजरात, किसी और एक्सिस पे रोटेट करने पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही है। तो जनाब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन क्या है जनाब, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस ना हो। देखिए जी, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए, और ईएमएफ क्या है जी, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी एन डेल्टा फाई की जगह पे क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कब, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। अब ये तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है, मतलब फ्लक्स में चेंज आनी चाहिए, तो ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो हम एक काम करते हैं, दो काम हो सकते हैं, या तो ये करें
कि थीटा अगर हो 0, cos 0 1 हो गया, बाकी बी ए का प्रोडक्ट रह गया फाई। आप ऐसा करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया भी साथ साथ चेंज करते जाएं इस तरह से कि प्रोडक्ट सेम रहे, फ्लक्स सेम रहेगा। ये आपको एरिया साथ साथ चेंज करना पड़ेगा, ज़रा मुश्किल काम है। इसकी बजाय आप एक और काम करें, आप थीटा कर दें 90, बी और ए के दरमियान एंगल कर दें 90, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ऐसे हैं ना, ठीक, तो क्वाल ऐसे रखें, क्वाल का एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएं, एंगल 90 हो जाए, cos 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, बी चाहे चेंज हो या ना हो, ओवरऑल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगी, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। रौला ही मुक गया जनाब जी। तो जनाब इन रीजन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, कहा गया है कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, जो मैं खड़ा हूँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है ऐसे, चूंकि हमने बोर्ड पे बनाना है तो ये ज़मीन समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड। लो जी मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बन रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बन रहा है। एक जहाज़ है, सच्ची मुच्ची का जहाज़ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने बना ली है जी। तो ये देखें ना, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, जहाज जा रहा है नॉर्थ की सिमत में, ये इसके पर हैं, नॉर्थ की सिमत में है इसकी वेलोसिटी, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जनाब वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर से अंदर को, तो ये जो इसके विंग हैं इसमें पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स लगेगी हथेली की सिमत में। वेस्ट वाली जो टिप विंग है, पर है, वेस्ट वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होगा और ईस्ट वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लो जनाब अली, ये जवाब हो गया। जी 10वां जनाब अली क्या है, शो दैट ईएमएफ और डेल्टा फाई और ओवर डेल्टा टी के यूनिट सेम है। देखिए ईएमएफ फॉर्मूला होता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, एन तो नंबर ऑफ टर्न है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही है जस्ट। तो ईएमएफ और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के यूनिट सेम हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं उस पर एनर्जी लगाता रहूँ। आप देखें, एक दफ़ा पॉज करके देख लीजिए, तो सोल्यूशन आपके सामने है, ये सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है। तो पॉज करके देखें, जब समय लग जाए तो वीडियो आगे चलाइए। तो अब हम आगे चलते हैं 11वें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये जनाब बड़ा मज़ेदार है। कहता है जनाब कि इलेक्ट्रिक मोटर, कोई पानी वाली मोटर या फलाम मोटर, एसी वाली मोटर, फ्रिज वाली मोटर, या इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये जो सुराख करने काम आती है दीवारों में, तो इलेक्ट्रिक ड्रिल जो है जब ये इस्तेमाल होती है तो क्या ये जनरेटर की तरह भी काम करती है? अगर करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, असरात क्या है, नताइज क्या है? जनाब कोई भी मोटर जब चलती है तो उसकी कॉइल घूमती है, फ्लक्स में तब्दीली आती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स कहते हैं। तो बिल्कुल उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, तो वो जनरेटर के तौर पे भी काम कर रही है। फार्मूला हमने देखा हुआ है कि नेट वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जब मोटर नहीं घूम रही होती, तेजी से नहीं घूम रही होती, जस्ट स्टार्ट लेती है, तो रोटेशन स्लो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है, ईएमएफ कम इंड्यूस होती है, नेट वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, नेट करंट ज़्यादा होता है, उस वक्त वो ज़्यादा करंट ले रही होती है। जब वो फुल स्पीड से काम कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, जब अपना काम परफॉर्म कर रही होती है, तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होती है और माइनस होने वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, करंट कम हो जाता है। तो फ़ायदा है इसका, वो जनरेटर के तौर पे काम कर रही है और उसमें जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हमारा नेट टोटल लिया जाने वाला करंट कम हो रहा है। अगर ईएमएफ इंड्यूस ना हो फिर वो ज़्यादा करंट लेगी, तो फायदा है इसका। हाँ जी 12वां जी, क्या डीसी मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ जी जनाब। तो क्या चेंज करना पड़ेगी कि मोटर और जनरेटर, मोटर में आप करंट देते हैं तो वो घूमती है, जनरेटर को आप घुमाते हैं तो करंट देती है। तो मोटर को जनरेटर में करंट कन्वर्ट करना है, पहली चेंज तो ये करना पड़ेगी कि घुमाने के लिए कोई मैकेनिज्म डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई शै लगाना पड़ेगी साथ में जो घुमाती रहे उसको जनरेट करने के लिए, ईएमएफ जनरेट करने के लिए। और दूसरा, मोटर में हो सकता है फील्ड कॉइल्स रखी हुई हो, अगर मोटर में फील्ड कॉइल्स हो तो उनको परमानेंट मैग्नेट से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि आपको करंट देना ना पड़े वहाँ पे। तो जनरेटर से तो आपने करंट लेना है, तो फील्ड कॉइल्स शुड बी
रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। हाँ जी जनाब, 13वां शॉर्ट क्वेश्चन जनाब आली कि ये भी मिलता जुलता है जो हमने पहले एक डिस्कस किया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज कर दें और ईएमएफ इंड्यूस ना हो। हाँ जी जनाब, पॉसिबल है कि आप एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बी ए, यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज करें, इस तरह से चेंज कर दें कि प्रोडक्ट चेंज ना होने पाए। बी ज़्यादा हो, ए कम हो, ए ज़्यादा हो, बी कम हो, प्रोडक्ट सेम हो, फ्लक्स कांस्टेंट रहे। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है कि बी और ए इस तरह से चेंज करते जाएं कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। दूसरा तरीका क्या है कि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो आप ऐसा करें कि थीटा 90 कर दें, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो फिर बी और ए जैसे मर्जी चेंज करते रहें, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप उससे चेंज कर सकते हैं। 14वां जनाब शॉर्ट क्वेश्चन जी, बस थोड़े से रह गए जनाब, हौसले से देखते रहें। क्या ये बड़ा मजेदार है, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज, क्या ये पॉसिबल है कि मोटर चलाएं और मोटर चला के हम एक जनरेटर चलाएं, मोटर से जनरेटर घुमाएं, टरबाइन घुमाएं, जनरेटर बिजली पैदा करे और उस बिजली से मोटर चलाएं, उस मोटर से जनरेटर चलाएं। कई लोग ये साइंस लड़ाया करते हैं कि जो ट्यूबवेल है ना पानी निकालने वाला, क्या ये पॉसिबल है कि जो ट्यूबवेल से पानी निकले वो पानी डालें हम एक टरबाइन पे, टरबाइन घूमे, बिजली पैदा करे, मोटर चले, उस मोटर से ट्यूबवेल चले और वो पानी निकाले और पानी मुनाफे में बाद में मिलता जाए हमें। ये तो परपेचुअल मोशन मशीन है। ये सिर्फ फेसबुक पे या यूट्यूब पे ही ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती हैं इस तरह की एनर्जी पैदा करने वाली। हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बगैर एनर्जी खर्च किए आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ औखा होना पड़ता है, तो बगैर एनर्जी खर्च किए एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी चेंजेस 100% नहीं पॉसिबल हुआ करती। जब भी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनपुट पे आपने जो 100 वाट दिए हैं, आउटपुट पे 100 वाट नहीं मिलेंगे, 70, 80, 60, 50, 40 मिलेंगे। तो पावर कम होगी, तो उस पावर से आप वही 100 वाट वाली मशीन दोबारा नहीं चला सकते। ये परपेचुअल मोशन मशीन होती है जो कि पॉसिबल नहीं होती। 15वां जनाब आली क्या कहता है जी, जनाब एक सस्पेंडेड मैग्नेट है। ये जनाब मैग्नेट है, पेंडुलम की तरह इसको ऑसिलेट करना है जनाब, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है ये। तो अब इसको ऑसिलेशन के दौरान नीचे ज़मीन पे आयरन की प्लेट रख दी, लोहे की प्लेट रख दी। जो ही लोहे की प्लेट रखी, इसकी ऑसिलेशन डैम्प हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? वजह यह है कि जब ये ऐसे करके ऊपर गया, नीचे गया, प्लेट नीचे रखी तो प्लेट के करीब आएगा, दूर जाएगा, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेट से भी गुजरेंगी। प्लेट से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ ये अपोज करेगा उस चीज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है। इस मैग्नेट की ऑसिलेशन को अपोज करेगा, ऑसिलेशन डैम्प हो जाएगी जनाब आली। 16वें शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस रह गया जनाब 3। 16वां जी जनाब आली, एक ट्रांसफार्मर से 4 तारें निकलती हैं, अनमार्क्ड वायर्स, 4 तारें निकलती हैं, निशानी नहीं लगी हुई है। ट्रांसफार्मर आपको दिखाया हुआ है, तारें देखकर आपको अंदाजा कैसे होगा कि वो स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। और आप टर्न रेशो मालूम करने के लिए क्या स्टेप लेंगे? देखें जी, टर्न रेशो के लिए तो ये है कि जो टर्नें गिनेंगे नहीं हम, जो प्राइमरी कॉइल पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी कॉइल पे चेक कर लेंगे, तो जो वोल्टेज की रेशो वही टर्न रेशो। ठीक, तो प्राइमरी कॉइल कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल कौन सी है, ये भी कोई मसला नहीं। कोई भी एक कॉइल प्राइमरी हो सकती है और कोई भी दूसरी कॉइल सेकेंडरी। जहां वोल्टेज देंगे वो प्राइमरी, जहां से लेंगे वो सेकेंडरी। मसला सिर्फ एक है, चारों तारों पे निशानी नहीं लगी हुई। अब ये कैसे पता चलेगा कौन? आपको ट्रांसफार्मर ऐसे है और ये 4 तारें हैं, कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी 2 एक कॉइल की हैं, कौन सी 2 दूसरी कॉइल की हैं? ये आपको पता है कि एक कॉइल की 2 तारें कनेक्टेड हैं, दूसरी की 2 आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कॉइल इस कॉइल से कनेक्टेड नहीं है। मीटर इस्तेमाल करते हुए, ओहम मीटर इस्तेमाल करते हुए आपको कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका बताया हुआ है। ओहम मीटर की मदद से पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे,
उसको रेजिस्टेंस वाले पे करके बजर वाले पे रखें या रेजिस्टेंस वाले पे रखें, प्रॉब्स उसकी लगाएंगे इन दो पे इन दो पे इन पे इन पे इन पे बदल बदल के, जिन दो पे वो कंटिन्यूटी शो करे, बजर बजे या नीडल में डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब है कि वो दो वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप कंटिन्यूटी चेक करके अलग अलग कर लेंगे कि ये दो एक कॉइल का हिस्सा है, ये दो एक कॉइल का हिस्सा है, या ये दो एक कॉइल का हिस्सा है, ये दो एक कॉइल का हिस्सा है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा, आप किसी एक पे वोल्टेज दीजिए, दूसरी पे चेक कर लीजिए, टर्न रेशो निकल आएगी। वोल्टेज रेशो मालूम करके पहले आपने कॉइल्स की दो हर कॉइल की दो वायर्स अलग अलग कर लेना है बाय चेकिंग कंटिन्यूटी। तो जनाब ये भी हो गया। लो जी, बाकी रह गए दो। 17वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल इंक्रीज करता है? नो, वो पावर लेवल इंक्रीज नहीं करता, वोल्टेज ज्यादा कर सकता है। देखिए आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा होंगे तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होंगे करंट ज्यादा हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, डीसी पे ऑपरेट ही नहीं होता ट्रांसफार्मर, क्योंकि डीसी में वोल्टेज चेंज नहीं होंगे, करंट चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो डीसी पे ऑपरेट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, वोल्टेज और करंट चेंज करता है, पावर और एनर्जी लेवल बूस्ट अप नहीं करता। एक बात। दूसरी, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता, तो पावर कैसे ट्रांसफर होती है? फ्लक्स लिंकेज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए कनेक्शन होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। 18वां और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जनाब क्या कह रहा है, कहता व्हेन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स, एसी मेन जो घर की एसी मेन है 220 वोल्ट सप्लाई है, प्राइमरी वहां कनेक्ट की जाती है, करंट इन इट इज वेरी स्मॉल। देखें जी, ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी पे आप देते हैं 220 वोल्ट एसी, प्राइमरी वोल्टेज हो गए। सेकेंडरी वोल्टेज देखें यहाँ पे IPVP इज इक्वल टू ISVS। ओके जी, प्राइमरी पे वोल्टेज है, ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी पे वोल्टेज है, सेकेंडरी पे आपने लोड नहीं अप्लाई किया तो सेकेंडरी करंट नहीं है। जब सेकेंडरी करंट जीरो है तो प्राइमरी करंट भी जीरो होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में देखें क्या कह रहा है, करंट, द करंट इन इट, प्राइमरी में जो करंट है वेरी स्मॉल है इफ सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, सेकेंडरी सर्किट तो ओपन है, सेकेंडरी करंट जीरो है, प्राइमरी में करंट कहां से आ गया? ट्रांसफार्मर के लॉसेस जितना मर्जी आप अच्छा बना लें, थोड़े बहुत लॉसेस लाजमी होने हैं, 100% आइडियल तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़े बहुत लॉसेस की वजह से थोड़ा बहुत प्राइमरी करंट होगा, तो वो जो थोड़ा सा प्राइमरी करंट है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करंट ड्रेन करेगा, ट्रांसफार्मर अपना करंट पी जाता, खाई जाता, तो ये लॉसेस की वजह से प्राइमरी करंट है थोड़ा सा। और बट लेकिन प्राइमरी करंट इंक्रीज हो जाता है जब सेकेंडरी सर्किट क्लोज किया जाता है। जब आप इसे लोड से कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी करंट जितना होगा, ये लोड जितना करंट कंज्यूम करेगा, प्राइमरी सर्किट से भी उतना ही करंट ड्रा कर लिया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अल्लाह अल्लाह करके शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं इसके। तो अगली किस्त में अब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।